नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए श्रमिक मित्रा दादा, और हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान तो गया हाथ से पाकिस्तान के। यस, लुक्स लाइक फाइनली दैट डे इज अराइविंग। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं बलूचिस्तान को लेके। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट Pakistan overall, the POJK thing that is going on, and lot of other things. Dada, a very warm welcome on the show. नमस्कार सबको। बलूचिस्तान का जो ये नया डेवलपमेंट है, ये हमारे पूरे प्रांत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका भारतवर्ष के भू राजनीतिक जो स्ट्रेटजी है उसके साथ एकदम डायरेक्ट लिंक है। पाकिस्तान की दिशा में हम जो भी कदम उठाएंगे आगे चल के उस पर असर पड़ेगा। चाइना के साथ हमारा जो प्रतिद्वंदिता है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बलोच जो सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, इनके 5 जो मिलिटेंट संगठन है और एक सिविक सोसाइटी संगठन है, उसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन दिया है। उसको जरा देख लेते हैं उसमें क्या बिंदु हैं। तो इसमें मेरी सहायता करें, थोड़ा सा पढ़ने में मुझे दिक्कत है। The recent geopolitical developments include the declaration, a viral statement circulating online claims that Baloch forces now control regions major gold and copper mines, as well as over 150 gold gas fields and 1200 coal mines. गोल्ड ही गोल्ड निकलते हैं दादा, वो आपको समझ में आया लोगों को। हाँ, गोल्ड नहीं है, कोयला है, वो ब्लैक गोल्ड है जी। काला कोयला, काला गोल्ड, काला सोना, सॉरी। Historical context. This proclamation stems from long-standing separatist sentiments, as many Baloch nationalists assert that the region's 1948 annexation by Pakistan was illegal. Now, that's interesting. International appeals. Baloch activists have urged the United Nations and the international community to recognize their sovereignty with specific requests for India and UK to host embassies. Current status: no government or international organization has officially recognized the Republic of Balochistan. The authenticity of these sweeping control claims remains highly questionable, as Pakistani authorities have maintained administrative control over the region, over the province. अब जरा बलूचिस्तान के मैप को सामने लाइए, जो अगला स्लाइड है, और मैं फिर इसका पूरा संदर्भ सबके सामने रखता हूं और वो बिंदुओं को मैं रखूंगा जिसका हमारे साथ डायरेक्ट संबंध है। तो सबसे पहले ये देखिए, जो पूरा जो इलाका है बलूचिस्तान का, जो हिस्टोरिकल इलाका है, वो 3 देशों के बीच में बंटा हुआ है। पश्चिम में ईरान में सिस्तान और बलूचिस्तान बोलते हैं वो लोग, वो 2 वहां पे प्रोविंसेस हैं। पाकिस्तान के अंदर जो इलाका आपको दिख रहा है वो 45% है पाकिस्तानी टेरिटरी का, और अबाउट 10% है पाकिस्तान के पॉपुलेशन का। फिर 10% भी नहीं है, आप कह सकते हो 7-8% है। 7-8% है पाकिस्तानी पॉपुलेशन का। आपको एक उसका अंचल दिखेगा अफगानिस्तान में। आप लोगों ने जिन्होंने फॉलो किया है यूएस ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान, वो हेलमांड कहते रहते थे, हेलमांड प्रोविंस, जहां पे एक्चुअली ब्रिटिश फोर्सेस तैनात थी। तो हेलमांड बलोच प्रोविंस है। उसके साथ ये काफी अचरज रहेगा सबको, लेकिन कंधार का जो प्रोविंस है वो भी बलोच इलाका है, वो पश्तून इलाका नहीं है पूरी तरह। बलोच उनकी प्राथमिकता है इसमें। और एक निमरोज बोल के एक अंचल है जो ईरान से सटता हुआ है। सिस्तान में भी एक निमरोज बोल के जगह है, लेकिन यहाँ पे निमरोज प्रोविंस है अफगानिस्तान में। तो ये पूरा ढांचा है, आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा इलाका है, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। इसकी व्याप्ति आप सोच सकते हो 750,000 यानी 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। काफी बड़ा क्षेत्र है ये। पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्णतः ये पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें आपको घाटियां बहुत कम मिलेंगी, घाटियां वादियां कम मिलेंगी। शुष्क अंचल है, लेकिन बहुत ज्यादा मिनरल रिच रहा है। एकदम एंशिएंट टाइम से ही लोगों ने, पुराकाल से इस पे जो है कॉपर, फिर सिल्वर, आगे चल के इस्पात का भी थोड़ा बहुत वहां पे माइंस थी। तो इन सब चीजों का खनन होता था। ट्रेड का ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट रहा है बिटवीन ईरान, मेसोपोटामिया एक तरफ, भारत से, और उसके पार्श्ववर्ती जो राज्य है वहां से माल आता था, बलूचिस्तान के रास्ते ही भारतवर्ष आता था, और
भारतवर्ष से भी बलूचिस्तान होके ही जाता था। ये लैंड रूट था, मेन लैंड रूट कभी भी अफगानिस्तान के थ्रू नहीं था, बलूचिस्तान के थ्रू ही था। तो ये संदर्भ है। हम लोगों को दो तीन चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा। एक, नंबर 1, बलूचिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है हमारी सभ्यता का। वहां पे मेहरगढ़ बोल के एक जगह है, जो एकमात्र जो बड़ी वादी है, वहां पे वादी नहीं, प्लेन रीजन कह सकते हैं आप, वहां पे पेड़ नहीं उगते। मेहरगढ़ बोल के एक जगह है जो भारतवर्ष का पहला प्रमाणित नियोलिथिक सेटलमेंट है, यानी नया प्रस्तर युग का ये एक सेटलमेंट था जो 7000 BCE, इसका मतलब आज से 2000 प्लस 7000 9000 साल वर्ष पूर्व का ये था। तो वो इसको माना जाता है, और इसी में पहली बार आपको कृषि और सेटल्ड लाइफ दिखेगा, जो आगे चल के सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ ये मिल गया। तो बलूचिस्तान हमारे पूरे आर्यवर्त का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हमेशा रहा है। मध्य युग में सेल्जुक तर्क जो थे, तुर्क, वो सेल्जुक तुर्क, उन्होंने अफगानिस्तान और पारस पे हमला किया, उनको कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया, उनको जीत लिया गया। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में आक्रमण किया, लेकिन कई वर्ष लगे उनको आगे बढ़ने में। बलोचों को हमारे राजपूत भाइयों का भी साथ था, और बापादित्य रावल, जिन्होंने सिंध तक अरबों को रोके रखा हुआ था और आगे चल के उनके वंशजों ने सेल्जुक तुर्कों को रोक के रखा था, उनका भी काफी इनके संबंध रहे। तो ये था पुरातन जो इतिहास है, उसको अब छोड़ के आगे आते हैं। 1948 से हमारी एक्चुअल कहानी शुरू होती है। 1948 में अगर आप अगला मैप लें तो उससे मैं साफ कर दूंगा इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। हाँ, इसमें आप देखेंगे कलात बोल के एक जगह है, ठीक है। तो कलात जो है, ये मुख्य कहते हैं, कलात का जो खान था वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा खान था, क्योंकि ये अंचल थोड़ा बहुत यहाँ पे कृषि भी था, यहाँ पे ये लोग बहुत ही खुशहाल थे। ये स्टेट एक इंपॉर्टेंट स्टेट था। कलत का और खरान का खान, ये जो थे, ये दो आपको दिखेंगे बीच में, उसके ऊपर चगाई है और बाईं तरफ वशुक है वगैरह। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन कलात और खरान इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जो ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में आते थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थे। कलात और खरान ने तजवीज करी कि भाई हम तो भारतवर्ष को ज्वाइन करना चाहते हैं। हम उनको पहले आजादी मिली, भारतवर्ष और पाकिस्तान से पहले इनको आजादी मिली, और खान जो थे कलात के, उन्होंने पेशकश करी नेहरू सरकार को कि हम भारतवर्ष ज्वाइन करना चाहते हैं। नेहरू ने कहा ये तो 400 किलोमीटर दूर है, हमें इससे क्या लेना देना, हम इसको नहीं चाहते हैं। और खान जो थे कलात के, वो पूरे बलोच अंचल के सबसे बड़े सरगना माने जाते थे। तो इफेक्टिवली बलूचिस्तान का ही एक इंडिपेंडेंस उन्होंने डिक्लेयर किया था, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया, तो पाकिस्तानी आर्मी घुस गई और उन्होंने पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। उसके बाद दमन बहुत भयंकर तरीके से हुआ। यहाँ पे लोगों की आबादी ज्यादा नहीं है, तो दमन करना आसान हो गया था पाकिस्तानी सेना के लिए, जो एक बहुत बड़ी सेना थी। 4 लाख की फौज थी उस समय, और बलोच बेचारे कितने थे, 20 या 30 लाख ही लोग थे उस वक्त। आज के डेट में वो 1 करोड़ के आसपास उनकी आबादी है, 1 करोड़ सवा करोड़ की आबादी है। तो उन लोगों को दमन करना इनके लिए मुश्किल नहीं था, दमन किया गया और एब्जॉर्ब कर लिया पाकिस्तान स्टेट में, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का ये एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियल जो टेंडेंसी वो एकदम शुरू से रहा है, उसका एस्टैब्लिशमेंट ही एक मिलिट्री रजीम की तरह हुआ है, और वही चीज चलता आया है। एक और चीज मैं आपको समझा देता हूं, 19वीं शताब्दी में ये जो अफगानिस्तान का ऊपर उत्तर की तरफ आपको बॉर्डर दिख रहा है, उसके ऊपर ही हेलमांद है और दाईं तरफ कंदाहार है। कंदाहार सबसे इंपॉर्टेंट शहर है अफगानिस्तान में काबुल के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस भी है। तो उसका जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था ब्रिटिश इंडियन एम्पायर का कंदाहार के साथ, वो बलूचिस्तान के थ्रू जाता था, ठीक है। तो इनके एक अफसर थे, उनका नाम था सैंडेमैन। वो मेजर सैंडेमैन थे, आगे चल के लेफ्टिनेंट कर्नल हुए। उनको सर की उपाधि भी दी गई। क्यों दी गई? उन्होंने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम ये था कि उन्होंने देखा कि ये इतना फैला हुआ इलाका है, इतने सारे कबाली लोग हैं, और इनके सबके साथ अगर हम युद्ध करें, क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने हिसाब से चलते थे, जैसे अफगानिस्तान में पश्तून ट्राइब्स अपने हिसाब से चलते हैं। इनका भी लोया जिगेरिया जैसे अफगानिस्तान में होता, इनका भी एक ट्राइबल काउंसिल था, लेकिन सब लूज था, कोई मतलब एक सिंगल वो नहीं था। हाँ, आप कह सकते हो कि कलात का खान है उसमें इंपॉर्टेंट था।
तो उन्होंने क्या करी, एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी के तहत, जिसको सैंडमैन सिस्टम कहते थे, सबका इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज किया। एक मिनिमल कर टैक्स, छोटा, बहुत ही छोटा, आप उसको नजरअंदाज भी कर सकते हो, 3 से 5% का होता था, वो कलेक्ट करते थे। और बोला कि आप फॉरेन अफेयर्स में ब्रिटिश साम्राज्य को उसका वो दे दो, बाकी हम आपको खुला छोड़ते हैं। तो ये सिस्टम चल रहा था। उस तरफ ईरान में पर्शिया का जो राजा था, शाह, उस समय शाह नहीं था, कोई और था, मतलब अभी रेजा पहलवी वाला डायनेस्टी नहीं, दूसरे थे। उन्होंने पूरे सिस्तान और बलूचिस्तान, जो मैं अभी दिखाऊंगा, उस अंचल पर कब्जा किया हुआ था। और वहां पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, वहां पे एकदम फ्यूडल सेटअप था। आप लोगों को शायद याद हो, एक आयतुल्ला सिस्तानी भी थे। एक ये सिस्तानी आयतुल्ला, मतलब वहां पे भी ये शिया जो धड़ा है वो चलता है ईरान की तरफ, और इस तरफ यहाँ पे सुन्नी है ज्यादातर। तो वहां पे शियों ने कोशिश करी कि जो बलोच हैं उनको सुन्नत से निकाल के शिया फिरके में वो लेके जाएं, लेकिन वो एक द्वंद्व बन गया। वो शुरू से रहा है, पिछले 200 साल से वही कोशिश जारी है। लेकिन इधर पाकिस्तान में ये भी सुन्नी है, पाकिस्तानी भी सुन्नी है, तो जो इनका द्वंद्व है वो ऐतिहासिक रूप से धार्मिक नहीं है। ये द्वंद्व इनका है पूर्णतः आप कह सकते हो एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और उसका रेजिस्टेंस। सैंडमैन सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया, इनका सबका इंडिपेंडेंस था, ये खुले अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन खुद कर सकते थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य हट गया, उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या किया, इनका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स था उसको खत्म कर दिया, पाकिस्तानी स्टेट को हावी कर दिया उसके ऊपर, क्वेटा को राजधानी बनाकर। और याद रखिए, क्वेटा जो है वो कलात में नहीं आती है, क्वेटा जो है मेरे ख्याल से चगाई प्रोविंस के दक्षिणी भाग में है। तो क्वेटा को उन्होंने राजधानी बनाई। हाँ, वो इंपॉर्टेंट शहर अवश्य है, लेकिन वो पश्तून डोमिनेटेड एरिया है, बलोच डोमिनेटेड नहीं। तो एक तरह से वो भी एक रेजेंटमेंट, एक वैराग्य का कारण बन गया। तो इन्होंने फिर 50 के दशक से इन लोगों ने एक रेबेलियन चलता है जिसका बहुत क्रूरता से दमन किया गया। वो बीच बीच में उबलता है, फिर नीचे चला जाता है, लेकिन 2000 और 2010 के दशक से ये इसने तेजी पकड़ी है। वो तेजी इसलिए पकड़ी है क्योंकि जो पश्तून लोग थे पहले इनको सहायता नहीं कर रहे थे, लेकिन आप कह सकते हो कि जब से तालिबान आए हैं, उनके साथ इनका अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे सशक्त होता गया है। और अब तो बहुत ही सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों, उनका अलायंस भी है, ऑफिशियल अलायंस है बाय द वे, और वो इकट्ठे मिलकर पाकिस्तानी सेना पे आक्रमण करते हैं, उनके अगेंस्ट वो कैंपेन चला रहे हैं। तो ये स्थिति है बलूचिस्तान की। अच्छा, इसमें आप देखेंगे एकदम नीचे जो ये अवारन बोल के एक आपको प्रोविंस दिख रहा है छोटा सा, उसके नीचे एक कामरान पोस्ट है, एक बहुत ही पतला सा आपको दिखेगा ग्रीन में, पतला सा एक प्रोविंस, वहां पे एक डॉट है, वो है आपका ग्वादर पोर्ट। यही ग्वादर पोर्ट वो है जहां से सीपेक का रास्ता चीनियों का निकलता है, पूरा बलूचिस्तान से होते हुए, फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए, और उधर ऊपर गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान होके चाइना के उइगुर अंचलों में ये जाके मिलता है। तो उसका 60% बलोच प्रोविंसेस से होके गुजरता है चाइना का सीपेक। और बलोच जो है, उन्होंने कभी सहमति नहीं दी कि चाइना इस रीजन में आके कुछ करे, रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन करे, क्योंकि उनको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा था, कभी भी नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो उनका वक्तव्य यही था कि हम ना तो पाकिस्तानी चाहते, ना चीनी लोग, अगर करे भी तो हमारी मर्जी से होगा, हमारे साथ करना पड़ेगा। चूंकि उन्होंने नहीं किया तो उनको भगाओ यहां से। आप लोगों को शायद याद हो कि कई बार उन्होंने चीनी ठिकानों पर, चीनी जो इंजीनियर्स हैं उन पर आक्रमण भी किया, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस या फिर सुसाइड बॉम्ब बेस से उड़ाया, काफी चीनी लोग मारे गए। और चीनी लोगों ने अभी हाथ खड़े कर दिए। वो अब उन्होंने जो $60 बिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें, उससे पूरा अपना हाथ धो के कहा कि भैया हम और कुछ नहीं कर सकते, इनफैक्ट हमारे पैसे अभी वापस करो। तो ये स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले जो गायत्री जी ने पढ़ के सुनाया, उसमें आप लोगों ने देखा होगा 85% इनकी जो भूमि है, जो शहरी इलाका नहीं है, रिहायशी इलाका नहीं है, उस पे पूरी तरह पाकिस्तानी आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। ये यहाँ पे बलोच जो 4 या 5 कह सकते हैं, 5 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, जो लड़ाके हैं, उनका आधिपत्य इस पे चलता है, ऑलरेडी चलता है।
और अगर इन्होंने क्वेटा ले लिया अफगानियों के सहायता से, जिसके आसार अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो युद्ध की स्थिति है, ऑफिशियल युद्ध की स्थिति है, तो फिर पूरा का पूरा बलूचिस्तान डी फैक्टो, अगर किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं भी किया, डी फैक्टो वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाएगा। मैं इसके साथ एक तार और जोड़ देता हूं कि ईरान का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को समझ लेते हैं, फिर मैं आता हूं कि भारतवर्ष का इसका के ऊपर क्या इंपैक्ट है। लास्ट वाला स्लाइड दिखा देते हैं, फिर मैं सारे बिंदुओं को जोड़ना चालू करूंगा। यह है ईरान के अंदर का बलूचिस्तान। इसमें एकदम दक्षिण में आपको चाबहार पोर्ट दिखेगा, जिसका एक बड़ा पियर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, पियर का मतलब होता है एक जेटी, एक घाटी, जहां पे जहाज आके अपना सामान उतारते हैं, लेते हैं वगैरह, उनका सर्विसिंग भी वहीं पे होता है। तो भारतवर्ष ने उसका कंस्ट्रक्शन किया है। तो चाबहार का पूरा पोर्ट नहीं, लेकिन उसका एक भाग भारतवर्ष का है, जिसपे बाय द वे अमेरिकियों ने उसकी बॉम्बिंग कर दी। और तो उन्होंने कहा था हम सिर्फ सामरिक पार्ट पे बॉम्बिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने भारतीय उस पे भी बॉम्बिंग कर दी। एनीवे, चाबहार हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाबहार से एक नया सड़क निकल रहा है, जो ऊपर जाके एक जारंज बोल के शहर है, जो अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर पे, वहां तक एक रेलवे लाइन खींचने की बात है। फिलहाल रोड नेटवर्क से भारतवर्ष अफगानिस्तान को खाने की सामग्री और दवाइयां और कुछ इक्विपमेंट ये पहुंचाती है। अगर हम ये रेल ट्रैक बना देते हैं तो अफगानिस्तान के साथ भी लिंक हो जाएगा, और ऊपर सेंट्रल एशिया के देशों के साथ और फिर रशिया के साथ भी लिंक हो जाएगा। तो इसलिए चाबहार जो पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष ने उसमें $120 मिलियन इन्वेस्ट किया है, यानी आप कह सकते हैं लगभग 1100 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी रकम नहीं है भारतवर्ष के लिए, ये चिल्लड़ ही है, लेकिन किया है, ये फैक्ट है कि किया है। जो दूसरा मैं बोल रहा हूँ रेलवे प्रोजेक्ट और ये कॉरिडोर वगैरह, ये सब में तो बिलियंस खर्च होंगे, तो अभी हमने शुरुआत नहीं करी है। और नहीं करिए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो सिस्तान बालूचिस्तान का रीजन है, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान में 5 मिलिटेंट दल हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं अपने तालिबान साथियों के साथ। यहां पे ईरान में भी एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है जैश-ए-अदल, और जैश-ए-अदल के बेसिस पाकिस्तान बलूचिस्तान में है, और ये लोग आक्रमण करते हैं ईरानी IRGC के ऊपर। तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी हो रहा है। अमेरिकी क्या चाह रहे हैं, इजरायली क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि ईरान का जो तख्ता है वो पलट जाए, ये ईरानियन नेशनल गार्ड्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हट जाए, आयतुल्ला का रजीम समाप्त हो जाए। तो इनका एक ये है कि ये जो आर्टिफिशियल बॉर्डर वाले स्टेट्स बने हुए हैं, जैसे पर्शिया हो गया, इराक हो गया, उधर सीरिया हो गया, इसके अंदर दूसरे एंशिएंट ऐतिहासिक स्टेट्स छुपे हैं। जैसे पश्चिम में कुर्दिस्तान है, कुर्दिस्तान बटा हुआ है 4 देशों में, उसका एक भाग तुर्की में है, एक सीरिया में है, एक इराक में है और एक ईरान में है। ठीक है, ये 4 देशों में बटा हुआ है, जिसमें से इराक के उत्तरी छोर में जो कुर्दिस्तान है वो इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस है लगभग, अमेरिका और इजराइल उसको सपोर्ट करती है। तो एक उनकी मंशा ये है कि कुर्दों को सामरिक सहायता दो, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस उनमें इंसर्ट करो और ईरान पे आक्रमण करो। दूसरा, अगर ये बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट वो हो जाए, स्टेट हो जाए, तो बलोचों के साथ मिलके ईरान को डिस्टेबलाइज करो पूर्व की दिशा से और उस पर आक्रमण करो। एग्जैक्टली सेम पॉलिसी। तो दो तरफ से पिंसर करके ईरान को स्क्वीज किया जाए। तो अमेरिकी लोगों का और इजरायलियों का इंटरेस्ट इसमें अलाइंड है बलोचों के साथ, और इनडायरेक्टली देयरफॉर ये हमारे भारतवर्ष के लिए भी अच्छा है। वो क्यों अच्छा है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर आप फिर से वो पहले मैप पे चलें तो मैं अब सारे बिंदुओं को जोड़ देता हूं। जो सेकंड स्लाइड है, पहला मैप। अच्छा, इसमें आप देखिए, ये जो पूरा बालूचिस्तान का इलाका है, उसके उत्तर में आता है अफगानिस्तान, उसके उत्तर में ये जो छोटे छोटे क्षेत्र दिख रहे हैं वो भी बलोच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, लेकिन ये बलूचिस्तान मेन के बाहर है, तो उसको आप लोग इग्नोर करें। आपको उत्तर में कैस्पियन सी दिखेगा, इस तरफ एक अरल सागर भी होता है जो इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वहां पे ये सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक उत्तर में इसके है। और उनके थ्रू रशिया प्रॉपर में घुसने का एक मार्ग बन जाता है और अफगानिस्तान को सप्लाई करने का मार्ग बनता है। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, अगर यही हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारे लिए अच्छा है, पाकिस्तान एक नासूर है,
उस कैंसर को अगर हमारे शरीर से अलग करना है, उसका पावर खत्म करना है, और चीनी और अमरीकियों के पास जो अभी ये फैसिलिटी है कि पाकिस्तान को यूज करके इंडिया को डिस्टेबलाइज करो, पश्चिम से भी और पूर्व से भी, क्योंकि बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ही संभाल रहे हैं, वही उसको उकसाते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो स्टेट है उसका विघटन होना हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसको करने के लिए अगर ये बलूचिस्तान का स्टेट बन जाता है, जो बाय द वे मैंने अभी समझाया कि अमेरिकी लोग अब इसमें राजी होंगे, प्लस पाकिस्तान का वजूद क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कि वो इंडिया के अगेंस्ट लड़ सकती है या लड़ने का वो कर नाटक कर सकती है। दूसरा, अफगानिस्तान का एक्सेस बलूचिस्तान के थ्रू ही होता है और किसी तरीके से नहीं होता, डायरेक्ट एक्सेस है, तो वो भारतवर्ष के लिए भी अहम है और अमरीकियों के लिए भी अहम है। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो फिर हमें क्या पीओजेके की आवश्यकता है, ये सवाल मैं आप लोगों को करूंगा, क्योंकि पीओजेके की उसकी उपयुक्तता क्या है। वहां पे मां शारदा का मंदिर है, लेकिन अगर पीओजेके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करती है पाकिस्तान से, मान लीजिए तालिबान और पीओजेके के लोग जो अब एकदम शुभ थे, उन्होंने बोल दिया है कि हम तो पाकिस्तान में नहीं रह सकते, वो हमारे साथ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे 95% सुन्नी मुस्लिम हैं, और जो नहीं है वो कलश टाइप के ट्राइब्स जो हैं इधर उधर छोटे मोटे, वो लोग दे डोंट मैटर, उनकी संख्या इतनी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए। तो अगर पीओजेके को हम लेते हैं, केवल मां शारदा का टेम्पल मिलेगा और बाकी आपको एक ऐसा पॉपुलेशन मिलेगा जो रेडिकलाइज्ड है, रेडिकलाइज्ड सुन्नी है, सारे मिलिटेंट्स वहां से आते हैं, सारे कैंप्स वहां पे है, उसको लेके फिर से पैसिफाई करने के लिए हमें जो खर्चा करना पड़ेगा, और वहां पे डेवलपमेंट जीरो है, तो वो हमें ही खर्चा उठाना पड़ेगा, वो आपके और मेरे ऊपर ही आके गिरेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर हमें बालूचिस्तान मिल जाता है तो फिर पीओजेके के थ्रू अफगानिस्तान का एक्सेस भी हमें नहीं चाहिए। गिलगिट बाल्टिस्तान एक दूसरा विषय है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान सिर्फ एक्सेस नहीं देती, बालूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट हो जाता है तो उसके थ्रू भारतवर्ष को एक्सेस 100% मिलेगा, क्योंकि बलोचों का और हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। इस पे मैं अंत में बात करूंगा। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का नंबर 1 यूटिलिटी है, हाँ वो सेंट्रल एशिया का एक्सेस अवश्य देती है थ्रू अफगानिस्तान वॉकन कॉरिडोर, लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में रेयर अर्थ के बड़ी भारी मात्रा में उसमें रिसोर्सेस हैं, प्लस दूसरे मिनरल्स, दूसरे खनिज पदार्थ भी हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट खनिज हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उपयोग होता है। दे आर नॉट रेयर अर्थ, दे आर अदर मिनरल्स। इसमें मैं अभी डीप डिटेल में नहीं घुसूंगा, बट तो वो हम हाथ से जानने नहीं देना चाहते हैं। प्लस गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ इंडिया, और चाइना के ऊपर एक नकेल कसने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खाइबर का वो रूट है, सीपेक का रूट है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से ही जाता है। हम चाइना को बोल सकते हैं अगर तूने जाना है जा गिलगिट बाल्टिस्तान से, तू वहां जा खैबर पख्तूनख्वा, वहां से बलोच में घुस और अपना सीपेक चालू रख। पाकिस्तान की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, वहां से तेरे को सी एक्सेस मिल जाएगा, और अगर हमारे साथ तेरा बर्ताव अच्छा रहे, बॉर्डर सेटल हो जाए, तो हम भी तेरे को एक्सेस दे सकते हैं। तो चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए और इसका फायदा उठाने के लिए गिलगिट बाल्टिस्तान इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो टैक्टिकली इंपॉर्टेंट हो गया है। अब स्ट्रेटेजिकली अब बालूचिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो कहूंगा कि अगर भारतवर्ष इजराइल के साथ मिलके, यूएई के साथ मिलके, जो ये एक्सेस नया बन रहा है, जिसके बारे में कई बार मैं बता चुका हूं, जो साइप्रस, ग्रीस, उधर इटली, फ्रांस, ये जो एक्सेस बन रहा है, ये सब मिलके बलोचों को रिकग्निशन दे देते हैं। उसके बाद वी आर्म देम हेविली, क्योंकि इमीडिएटली इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। अभी भी पाकिस्तान के पास सामरिक शक्ति है, बलोचों के पास लिमिटेड गेरिला वॉरफेयर का अच्छा साधन है, और कैपेसिटी भी उनकी अच्छी है, दे वेल ट्रेन्ड। लेकिन एक अगर आपको पूरी तरह इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना है, जैसे इजराइल ने 1948 में किया था, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, अमेरिका ने सपोर्ट किया, अमेरिका ने अस्त्र दे दिए, तब जाके वो 5 अरबी देशों के साथ लड़के अपना उन्होंने देश छीन लिया। बलोचों को भी वही करना पड़ेगा। आप 85% अपने जमीन पे अधिकार तो जमा सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेटा को जय करना है, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, आपको कन्वेंशनल आर्मी चाहिए, कन्वेंशनल फोर्सेस चाहिए। तो उसके लिए आपको भारी मात्रा में कन्वेंशनल सामरिक हथियार चाहिए, जो अफगानिस्तान आपको नहीं दे सकती, ईरान देगी नहीं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तानी रेजिम का मकसद एक ही है कि ये बलोचों को इंडिपेंडेंस ना दिया जाए। तो भारतवर्ष वो कर सकती है, उसके पास वो क्षमता है।
और चूंकि अमरीकियों का भी मंशा मेरे हिसाब से इसमें सिद्ध होता है, और अगर ये ईरान के साथ जो पाकिस्तानियों ने मध्यस्थता करी है या करने का प्रिटेंस किया है, जो भी कहें आप, वो सफल नहीं होता है, तो अमेरिका बोल सकते कि पाकिस्तानी इसका दायित्व उसका है, पाकिस्तानी लोग ही उनके कारण ही ये हो गया, उसको स्केपगोट बना के वो उसको फेंक देगी। उसके बाद उनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और बलूचिस्तान बन जाता है तो एक फाइनल पॉइंट मैं बताता हूं कि एक ब्लड मैप के बारे में मैंने कई बार आप लोगों को बताया, आप लोग टाइप करके देखें ब्लड मैप, कर्नल रैल्फ पीटर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड रैल्फ पीटर्स यूएस के। ब्लड मैप में उन्होंने ये दिखाया है कि एशिया मध्य प्राच्य का जो मैप है वो क्या होना चाहिए। उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान दिखाया है, उन्होंने ये बालूचिस्तान दिखाया जो भी हम आपको दिखा रहे थे, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को दिखाया कि वो अफगानिस्तान के साथ मिल गया है, ठीक है, उन्होंने पीओजे के भी अफगानिस्तान को भी दे दिया, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। न्यूनतम पैसों में, हमें ज्यादा पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं है, आप 2-3 बिलियन डॉलर के अगर हथियार दे दो, बलूचिस्तान के लोग खुद लड़ लेंगे, आपको वहां पे इंटरवीन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो अब तो वैसे भी वेल एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट है, यूक्रेन को अगर यूरोप आर्म कर सकती है तो हम बलूचों को आर्म कर सकते हैं। और अमेरिका तो ये चाहेगी, उनका ब्लड मैप भी जो उनके डीप स्टेट की मंशा है वो भी सिद्ध होती हुई नजर आती है, उनको भी एक्सेस मिल जाता है, भारतवर्ष को भी एक्सेस मिलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से बलूचिस्तान का इंडिपेंडेंस जो डिक्लेयर इन्होंने किया है, रशिया को भी इसमें जोड़ लेना चाहिए, और सब मिलके अगर इनकी सहायता करें, बाकी लड़ाई का काम और पाकिस्तान से अपने आप को विच्छिन्न करने का काम ये लोग खुद कर लेंगे। मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश में थी, उसको ट्रेन हमने किया, उसको हथियार असला हमने दिया, लेकिन मुक्ति बाहिनी से कहीं ज्यादा इफेक्टिव, कहीं ज्यादा लड़ाकू, विद अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ फाइटिंग बलोचों के पास है। वो बहुत अच्छे फाइटर्स होते हैं, दे वेरी गुड वॉरियर्स एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनको टैक्टिकली ट्रेंड हैं। तो उनको सिर्फ थोड़ा अगर हम मदद करें और थोड़ा उनका हौसला बढ़ाएं, वो ये कार्य कर पाएंगे। और चूंकि ये पश्तून और बलोच अब मिल गए हैं, तो वो दो तरफ से प्रेशर है, पाकिस्तानी आर्मी उसको झेल नहीं पाएगी, उसके पास वो क्षमता नहीं है, इट इज स्ट्रेच्ड वेरी थिन। पाकिस्तानी मिलिट्री अभी सऊदी में डिप्लॉयड है, और सऊदियों ने मार्च का ऑर्डर दे दिया कि जाओ हुतियों से लड़ो, तो यमन की तरफ वो कूच कर गए हैं 1.5 पाकिस्तानी डिविजन्स, तो जाके वो खुद लड़ेंगे, देखते हैं उसका क्या होता है। इधर बांग्लादेश में ये लोग तश्किलात के साथ मिलके भारतवर्ष को नीडल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 लाख उन्होंने पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो कितनी चीजें करेंगी वो सिर्फ एक्सक्यूज ही दे रही है कि उसको सब तोड़ के निकाल दे। और बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन के साथ, जिसका एक्चुअली लीगल प्रेसिडेंट भी है और लेजिटिमेसी भी है, हिस्टोरिकल लेजिटिमेसी है, और उनके पास सामरिक शक्ति लिमिटेड मात्रा में है जिसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। भारतवर्ष इसका अगर फायदा उठाती है तो ये पाकिस्तान नाम का जो ये क्या बोलते हैं, ये नासूर हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वो अपने आप ही उखड़ के लुट जाएगी, और हमें फिर आगे और उस पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम अपना ध्यान जो है चाइना की ओर निबद्ध कर सकते हैं, और भी हमारे कई प्रॉब्लम्स है उस पर निबद्ध कर सकते हैं। हमारी राइवलरी सिर्फ चाइना से नहीं, यूएस से भी आने वाली है, ऑलरेडी चल रही है। तो हम अपने सामरिक शक्ति को कंजर्व करें, उसको और बढ़ाएं, हमारी मिसाइल कैपेसिटीज को बढ़ाएं, हमारे इंडस्ट्रियल कैपेसिटीज को बढ़ाएं, और उस स्थान पे पहुंचे कि कल कोई बोले मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा हूं, तो हम बोलें कि ठीक है, हमारी नेवी जा रही है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अभी तक हम उस स्थिति में पूर्णतः नहीं है। ऑल्दो वी हैव अ गुड, वेरी गुड ब्लू वाटर नेवी, हमारे पास जहाज इस अंचल में, इंडियन ओशन में, अमेरिका से भी ज्यादा है, फिर भी अभी तक वो क्षमता नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी को टेक ऑन कर सकें और बोल सकें आंखें दिखा के निकलो यहां से, ये हमारा इलाका है। तो उस स्थिति में पहुंचने से पहले अगर ये बलूचिस्तान का निकाल के ला सकते हैं और पाकिस्तान को त्रिखंड कर सकते हैं, जो ये मौका अभी है, सुनहरा मौका, तो हमारे लिए ये पूर्णतः अच्छा होगा। और आपको क्या लगता है कितने समय तक ये हो जाएगा? साल, 2 साल? अगर हम लोग इनको इस वक्त सपोर्ट करें, जो स्थिति अभी वहां पे जो सारे इक्वेशंस नजर आ रहे हैं, मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल मैक्सिमम लगेगा इनको। जितनी त्राही ये लोग मचा सकते हैं विद देयर एक्सीलेंट फोर्सेस, 1 से 1.5 साल के अंदर ये लोग विच्छिन्न कर लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली सस्टेन नहीं कर पाएगी। व्हाट यू हैव टू डू
is raise the cost of occupation. आप ऑक्यूपेशन का कॉस्ट रेज कर दो, इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक स्थिति में है, वो तब तक सस्टेन कर पाएगी जब तक सऊदी अरेबिया, चाइना और अमेरिका इसको भीख देती रहे। जैसे ही भीख बंद, और ये अगर स्थिति हम उत्पन्न कर सकते हो, अमेरिका अपने हाथ खींच लेगी, अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो सऊदी अपने हाथ खींच लेगी, बचा चाइना। अब चाइना यहाँ पे इंटरवीन करने की स्थिति में नहीं, ऑलरेडी वहां से अपने हाथ खींच के बाहर निकल चुकी है। सीपेक इज प्रैक्टिकली अबैंडन्ड। अभी उनका जो एक डैम बनाया था ना, $5 बिलियन का एक डैम बनाया था पीओजेके में, वो भी ठप हो गया, बंद पड़ गया। उसमें फिर से दरारें आ गई, 2 बार वो एक्चुअली टूट चुका है, फिर से दरारें आ गई, उसका कोई रिपेयर नहीं कर रहे। डैम किसने बनाया था दादा? चाइना ने बनाया था, वो सीपेक का ही प्रोजेक्ट का पार्ट था। अफ्रीका में भी जितने डैम्स बनाए हैं इन्होंने ऑफ लेट, वो सब ऐसी हालत में। हाँ, क्योंकि क्वालिटी पे इन्होंने या तो ध्यान नहीं दिया, या वो टेरेन नहीं समझ पाए। कुछ तो खामियां उसमें, बहुत गंभीर खामियां हैं, क्योंकि 2 बार डैम का फट जाना ये दिखाती है कि क्वालिटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वहां पे। एनीवे, $5 बिलियन खर्च हुए हैं और वो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए। फिर भी हम भैया हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों को जो करना है कर लो। तो चाइना इसमें इंटरवीन करने की स्थिति में नहीं है। और पाकिस्तान का बहुत सीधा हिसाब है, आप इनको $2 या $2.5 बिलियन के अस्त्र अगर दे दो, भारतीय अस्त्र चीपर होते हैं वेस्टर्न अस्त्र के कंपैरिजन में, और हमारे जो अस्त्र हैं वो बहुत इफेक्टिव है। तो अगर इनको वो दे दो तो पाकिस्तान का कॉस्ट जो होगा उसको सप्रेस करने के लिए यू कैन टेक अ फैक्टर ऑफ 5 to 6 टाइम्स। तो 5 to 6 टाइम्स अगर वो कॉस्ट, हाउ विल पाकिस्तान फाइंड $10-12 बिलियन every year? It will be ruined economically. Right. So that's the way this independence will happen. तो ये जो अभी बलूचिस्तान में चल रहा है उसका इम्पैक्ट पीओजेके में कैसे होगा? क्योंकि पीओजेके में भी सिचुएशन हाथ से इनके निकलती जा रही है। मैंने बताया ऑलरेडी कि पीओजेके में इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तानी आर्मी जितनी स्ट्रेच्ड होगी उतना उसके लिए पीओजेके को सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पीओजेके को इन्होंने ब्लॉकेट करके रखा हुआ है ना, तो जैसे एक जगह पे आपका मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट एब्जॉर्ब्स फोर्सेस फ्रॉम ऑल अदर सेक्टर्स। वो बाकी इंडिया के साथ जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां से फोर्सेस हटा नहीं सकती है, ठीक है। पीओजेके में इन्होंने क्या क्या रखा हुआ है, उनके आर्मी आउटपोस्ट हैं और उसके बगल में ये मिलिटेंट कैंप्स चलाते हैं, हम उड़ा देते हैं फिर तैयार कर लेते हैं। ये भी हो सकता है कि एक जगह कुछ ट्रिगर हो और उसका अक्रॉस द कंट्री हैमरिंग इफेक्ट हो जाए। अगर सपोज पीओजेके में कुछ, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि आप अगर एक जगह बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो जो छोटे छोटे स्थान हैं वहां से फोर्सेस आर ऑलवेज विथड्रॉन, क्योंकि वो कम प्रॉब्लम है ना। कम प्रॉब्लम वाले इलाकों से आप बड़े प्रॉब्लम वाले इलाकों में फोर्सेस को रीडायरेक्ट करते हो। सो पीओजेके विल बी एम्प्टीड, वैसे भी वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं उसको। तो पीओजेके अपने आप में लेट इट बी इंडिपेंडेंट, हमें उसको उकसाना चाहिए कि भैया तुम इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दो, हम बाद में थोड़ा आर्थिक सहायता कर देंगे, तुम लोग अपना कर लो। उसको हमें लेना नहीं चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई तो शारदा माँ के मंदिर में जाना है ना, वो जाने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। वो कारण नहीं हो सकता है पीओजेके लेने का कि आप 1 करोड़ की आबादी अपने में अब्सॉर्ब कर लो जो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी है। वो इंडिया के कोई दोस्त नहीं है, ये वही कबाली लोग थे, ये कन्वर्टेड डोगरा हैं और अफगान हैं कुछ, और ज्यादातर मीरपुरी पंजाबी हैं। ये हमारे साथ इनका कभी घुल मिलना असंभव है। वो घर वापसी के ख्वाब वाब आप लोग भूल जाइए, आप लोग ठंडे दिमाग से सोचिए, इसको लेने का हमें कोई फायदा नहीं और जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, धरती हमारी है दादा। धरती हमारी है तो क्या हुआ, उस धरती में क्या मिलता है? वहां पे कुछ है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए जो आपको खर्चना पड़ेगा, उससे अच्छा मैं राजस्थान में ना कर लूं, हरियाणा में ना कर लूं। आपको सिर्फ उपजाऊ बना के तो नहीं होगा ना, वहां पे जो 1-1.25 करोड़ की आबादी है उन लोगों का भला करोगे आप या अपने देश के लोगों का भला करोगे? वो लोग कौन लोग हैं? वो रेडिकलाइज सुन्नी मुसलमान हैं जो एक्चुअली जो सारे मिलिटेंट्स है वहीं से पॉपुलेशन का रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। आपको क्या लगता है जो लाल मॉस्क है लाहौर में, वहां पे सब लाहौरी लोग जाते हैं? वो दब्बू डरपोक लोग हैं, ये यहां से रिक्रूट होते हैं। मीरपुर के लोग हैं, कुछ पश्तून हैं, कुछ लोकल वो विलेजेस में से पंजाबी लोग को ले आते हैं जो एक्चुअली वो बॉर्डर एरिया है बलोच और खैबर पख्तूनख्वा का, वहां से लेके आते हैं। इतनी टॉक्सिसिटी इसी एरिया के लोगों में क्यों है? व्हाई नॉट द अदर पार्ट्स ऑफ द? शुरू से रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आके अपने हिंदू भाइयों को मारा, बहनों का बलात्कार किया, फिर फोर्सिबली कन्वर्ट किया, ये वो लोग हैं। आप लोग इनको क्यों लेना चाहते हो वापस?
ये ठीक है, वो हम अपना मेंटेन करेंगे कि नहीं ये पीओजे के हमारा है, लेकिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। गिलगिट बाल्टिस्तान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये त्रिखंडित हो जाता है तो इनका लिंक जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ विच्छिन्न हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पीओजे के अगर ये होल्ड नहीं कर पाए तो गिलगिट बाल्टिस्तान कैसे होल्ड करेंगे? सप्लाई लाइंस आर इमीडिएटली क्रॉस्ड ऑफ, फिर यू कैन जस्ट रोल इन एंड टेक इट ओवर, राइट? तो पहले बालूचिस्तान फिर पीओजे को इंडिपेंडेंस में उकसाओ और फिर गिलगिट बाल्टिस्तान ले लो, ये मेरा सुझाव होगा जो प्रैक्टिकल है। राइट। एंड गिलगिट बाल्टिस्तान का मैं इसलिए कह रहा हूं, आप लोग कहोगे कि वहां पे भी तो सुन्नी पॉपुलेशन है, वहां पे सुन्नी भी है, शिया भी है, लेकिन वो पॉपुलेशन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 30 ही लाख लोग हैं वहां पे, ज्यादा लोग नहीं। जो वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी है उनको मार के निकाल दो, गेट आउट, ये अब हमारा टेरिटरी हो गया, इनको अब्सॉर्ब कर लो। And what about the speed at which the Americans are working? Because they also want to create an independent Balochistan. They are looking at their options very closely. They want an invasion from the east and the west. तो वो ईस्ट से तो ये बलोच ही कर सकते हैं, और बलोच क्यों करेंगे अगर उनका इंटरेस्ट आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो? So first you have to create that state in Pakistan. Then that state will start supporting Jaish-e-Adal, which works in Sistan, Balochistan in Iran. Okay? और उसके बाद वहां पे उत्पीड़न वो करेंगे ही करेंगे। IRGC अपने मुल्लों, वहां के जो मुल्ले हैं वो पास नहीं आएंगे। उसके बाद आप चढ़ाई कर दो विद द एड ऑफ अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस एंड इजरायली स्पेशल फोर्सेस। तो उनका कार्य सिद्धि हो गया, हमारा कार्य सिद्धि हो गया। इस तरह से इसको देखना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।